कॉपी ये डिस्कशन के लिए डिस्कशन के बाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एनी डाउट फ्रॉम प्रीवियस क्लास? हाँ बिल्कुल थी, मैसेज नहीं मिला था। किस ग्रुप की बात कर रहे हो आप? टेलीग्राम पे ग्रुप पे ऐड नहीं किया है। क्या नाम है? शोहेल। तो आप उधर मिले उसमें काउंसलिंग सेल में? तो वो आप ही का पेमेंट है जो ड्यू था। अब वो ढूंढ रहे हैं कि ये पेमेंट किसका आया है, पता नहीं है। तो हाँ, तो वो जाके बात करनी है तुम्हें वहां से, और तब ग्रुप में ऐड हो गए। और क्लास तो थी, छुट्टी कब थी? और अगर आपको लग रहा था क्लास है तो व्हाट्सएप पे तो ऐड हो ग्रुप पे। डिड यू आस्क? किसी से पूछा? ग्रुप पे नहीं, आपस में किसी से पूछा? तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना कि कल क्लास है, थी या नहीं। नहीं, मैंने बोला था कोई छुट्टी नहीं है, कल क्लास थी। तो लेक्चर, वीडियो लेक्चर देख लेना, ठीक है। In yesterday class, we have discussed completely labor and society. Labor and society में under this we had covered that women and society, women and labor, technology and work, yes, globalization and women and work, ये सब हम कल कवर कर चुके हैं। एंड इसके साथ साथ हमारी यूनिट 6 कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। इसके साथ साथ we also have discussed that Taylorism, Fordism, पोस्ट फोर्डिज्म, दैट मीन्स इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ये सब हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक। फिर इसके बाद हमने मर्टन का टेस्ट डिस्कशन और हाउ टू राइट एन आंसर, ये भी कल डिटेल में डिस्कस किया था। टुडे वी विल स्टार्ट मीड न्यू थिंकर एंड वी विल आल्सो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी थिंकर, ठीक है। बहुत छोटा, सबसे छोटा यही थिंकर है। And today we will also discuss in detail analysis of test paper Karl Marx, ठीक है। और जिनकी कॉपी मर्टन की है वो मेरे से मेरे कैबिन में ले लें। Is it clear? टाइम क्या चेंज करवाना है टाइम? नहीं, 2 से 4 तो नहीं होगा। चाहो तो 12 से 2 हो जाए। If you guys are comfortable तो 12 से 2 हो सकता है। बट ऐसा नहीं होता ना कि ऑल्टरनेट डेज, या तो मैं क्लास ले लूं, क्या मैं 15 दिन क्लास ऑल्टरनेट लूं, चलेगा? मंडे से मेरी मॉर्निंग 8 बजे जीएस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 12 डेज क्लासेस वो चलेंगी मेरी मॉर्निंग। तो अगर आप लोग कंफर्ट, तो उस टाइम पे क्लास 2 आवर्स की चला करेगी आपकी सोशियो। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं क्लास अल्टरनेटिव 12 से 2 कर दूं। जिस दिन आपका सी सेट होता है उस दिन ना लूं क्लास, और जिस दिन सी सेट नहीं होता है उस दिन 12 से 2 कर लूं। सब कंफर्टेबल हो 12 से 2 में? क्योंकि वो रोज रोज फिर आप खुद कंफ्यूज होगे कि आज क्लास 12 बजे है या 2 बजे है, और आपके साथ साथ स्टाफ भी कंफ्यूज होगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम 1 से 3 में? तो फिर सोचो, मैं तो सुबह 7:30 से निकलूंगी घर से और शाम को 4:30 पहुंचूंगी, मेरा तो इतना लंबा शेड्यूल हो जाएगा। क्लास का एक फिक्स रहने दो, क्योंकि वो बार बार चेंज होने में डिस्टर्बेंस होता है। उस दिन भी मेरे पास किसी का फोन आया था, मैडम आज हमारी जीएस नहीं है, सुबह 8 बजे रख लो। मैं कहा ऐसा थोड़ी होता है कि सुबह 8 बजे रख लो क्लास अचानक से। तो टाइमिंग यही रखते हैं 1 to 3, ये परफेक्ट है ना? ठीक। मुझे नहीं पता किसका बैच है। आप मॉर्निंग 2-3 बैच चलते हैं, एक ही चलता है? 21 अभी आपका क्या चल रहा है? कब खत्म है, कोई आइडिया? नहीं, वो कब की है गणेश चतुर्थी? 7 सितंबर। नहीं, तो मुझे 2 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वो शायद आपका नहीं होगा, दूसरा वाला होगा। 2 सितंबर से बैच स्टार्ट है, क्लियर? तो शायद उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होगा, मतलब कोई और फैकल्टी होगी, वो कोई और सब्जेक्ट कराएगी, फिर मतलब सोसाइटी होगा, बट कब होगा वो डिपेंड करता है। अभी तो मेरा मॉर्निंग 8 है, हो सकता है मंडे ना हो,
एक टेंटेटिव डेट भी हो सकती होगी, अगर आपका 7 तारीख से पहले खत्म हो रहा है तो शायद नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट हो। मुझे अभी जो डेट मिली है वो ये मिली है 2 सितंबर, ठीक है। पर आप में नहीं होगा 2 को, तो फिर दूसरे जीएस बैच में होगा। क्लियर? तो लेट्स, हाँ कल का लेक्चर जरूर देख लेना। तो आप कौन सेंड करता है? तो शायद कल जन्माष्टमी के चक्कर में नहीं आ पाया होगा, लेट हो गया होगा, बट आएगा जरूर। हर लेक्चर आता है। हाँ तो वो भी आएगा, एक बार देख लेना उसे, ठीक है। न्यू थिंकर इज जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इनका टाइम पीरियड है 1863 to 1931. He is an American sociologist. He is an American sociologist. एक ही हैंड आउट आया है अभी, कल वाला हैंड आउट कहाँ है? किसको? और बाकी के वो भी ले आओ, और जो बचे हुए हैं उनको यहीं रख दो, जो बचे हैं उनको यहीं रख दो, और बाकी के जो हैंडआउट्स कल वाले थे ना वो ले आइए। ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इनका टाइम पीरियड है 1863 to 1931। ही इज एन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट। इनका जो मेन वो था, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पूरी एजुकेशन वगैरह की थी, लेकिन इन्होंने कभी भी अभी तक, मतलब जब तक ये थे तब तक इन्होंने कभी भी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ली। मतलब ग्रेजुएशन इनकी पूरी हुई नहीं है। अब सोचो, ग्रेजुएशन जिनकी पूरी नहीं हुई है वो उनको हम स्टडी कर रहे हैं, इनका ग्रेजुएशन कभी हुआ ही नहीं। ठीक है। इनका बेसिकली मतलब ग्रेजुएशन तो पूरा हुआ इन द सेंस, ऐसा नहीं कि इन्होंने नहीं किया, इन्होंने डिग्री कभी रिसीव नहीं की ग्रेजुएशन की। कहने का मतलब ये है, इन्होंने मास्टर्स भी किया, सब भी किया, लेकिन डिग्रियां कभी रिसीव नहीं की इन्होंने अपनी फाइनल। ठीक है। देन इनका जो मेजर वो था, ये हमेशा बात करते थे माइंड, सेल्फ, आइडेंटिटी। ये बोलते थे कि बिहेवियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या बात कर रहे थे? इनका जो मेन वो था, मोटो वो था इनका बिहेवियर, दैट बिहेवियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी है बिहेवियर, सिंबल, लैंग्वेज, जेस्चर, जैसे मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, कन्वर्सेशन कर रही हूँ, क्या मेरे, अगर मैं एकदम ऐसे स्टैचू की तरह खड़ी रहूंगी तो क्या आप मेरे जो मैं कहना चाह रही हूँ उस जेस्चर को समझ पाएंगे? वर्ड समझ सकते हैं लेकिन वो जेस्चर नहीं समझ पाएंगे। और वर्ड्स के साथ अगर जेस्चर, मैं आपको कोई जोक सुना रही हूँ और मैं रो रही हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, होगे या नहीं होगे? मैं अगर फ्यूनरल पे हूँ और मैं अगर रो रही हूँ, सॉरी मैं अगर फ्यूनरल पे हूँ और मैं हंस रही हूँ वहां पे, तो कंफ्यूज हो जाओगे। दैट मीन्स जेस्चर इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये उसी की बात करते हैं कि इंसान का जो बिहेवियर है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिहेवियर में आपका लैंग्वेज, आपका जेस्चर, आपका माइंड, आपका सेल्फ, सब कुछ आ रहा है। ठीक है, जस्ट सेंट्रल आइडिया समझो। और जो बिहेवियर है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? सोसाइटी और कम्युनिटी से। कि जो बिहेवियर है वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? सोसाइटी एंड कम्युनिटी से। दैट मीन्स कि मैं अगर किसी भी चीज के बारे में कन्वर्सेशन कर रही हूं आपसे, मैं अगर यहाँ पढ़ा रही हूँ तो कहीं ना कहीं उस पढ़ाने के पीछे सोसाइटी इन्फ्लुएंस है कि ये एक प्रेस्टिजियस जॉब है या नहीं है। यस मैं अगर यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ या मैं इनसे बात कर रही हूँ, तो दोनों से बात करने का तरीका अलग है, जेस्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, सिंबल्स अलग है। यस आइडेंटिटी, क्यों? क्योंकि आप दोनों की आइडेंटिटी अलग है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा सोशल बिहेवियर भी, मेरा सोसाइटी भी मुझ पे इम्पैक्ट डाल रहा है कि मुझे आप लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे ट्रीट करना है। राइट? तो कैन बी से कि जो बिहेवियर, मीड कहते हैं कि बिहेवियर इज द सेंट्रल आइडिया, दैट इज ट्रू, बट मेजरली बिहेवियर, इंडिविजुअल कुछ नहीं है। इंडिविजुअल किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है?
सोसाइटी से, इसलिए यू कैन से दैट दिस इज सुप्रीम, सोसाइटी इज अगेन सुप्रीम। इमिल डुर्कहाइम ने क्या बात की थी? सोसाइटी इज सुप्रीम, यस। टालकट पार्सन ने क्या बात की थी? टालकट पार्सन ने स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म थे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, अगेन वो भी सेम बात कर रहे थे। कार्ल मार्क्स क्या कह रहे थे? कार्ल मार्क्स कह रहे थे इकोनॉमिक बेस स्ट्रक्चर इज द सुप्रीम, वो इकोनॉमिक को बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक बेस स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है सोसाइटी को, ना कि सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। यहीं पे अपन ने मर्टन पढ़ा, मर्टन क्या कह रहे थे? मर्टन कह रहे थे कि ना सोसाइटी इम्प्रूव है ना इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल क्या हो गया? माइक्रो हो गया, सोसाइटी क्या हो गई? मैक्रो हो गई, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं, मिडिल पाथ की बात कर रहे थे। यस, क्लियर? कंपैरिजन क्लियर हो रहा है? आइडियोलॉजी अब तो क्लियर हो रही है? जब क्लियर हो रही है तो आंसर क्यों नहीं लिख रहे हो? मर्टन का टेस्ट 2 लोगों ने दिया है सिर्फ, क्यों? वही अगेन एक्सक्यूजेस, 25 डेज क्लासेस नहीं थी, उनमें टाइम ही नहीं मिला आपको 5 दिन की आप 5 प्रॉपर टेस्ट लिख पाओ, कैसे काम चलेगा? किसी और फैकल्टी की क्लास ले रहे होते ना आप ऑप्शनल की, बुरा लगेगा आप सबको, किसी और फैकल्टी की क्लास ले रहे होते, अभी तक आपका पेपर 1 हो चुका होता और आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता, ये इस चीज की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि उनको तो मतलब ही नहीं है, मेजरली जो फैकल्टी होती है उनको मतलब नहीं है, कोई टेस्ट नहीं रखता, वो पेपर होने के बाद एक टेस्ट रखेगा, जिसको देना है दो, नहीं देना मत दो, और वो भी वो खुद चेक नहीं करते। यहाँ तो मैं चिल्ला चिल्ला कर आपको टेस्ट के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा मैं उस टेस्ट के थ्रू ही पता कर पाऊंगी, तभी तो उस पर वर्क कर पाऊंगी मैं। अब आप टेस्ट ही नहीं लिख रहे हो तो कैसे काम चलेगा? हाँ, डर्कहाइम का टेस्ट थोड़ा सा बेटर, सबने लिखा है, आई थिंक 7 लोगों ने लिखा है डर्कहाइम का, और थोड़ा सा बेटर है। मर्टन का तो जिसने भी लिखा है पूछो ही मत, डर्कहाइम का थोड़ा सा बेटर लिखा है बस। क्यों समझ में नहीं आया? मर्टन सबसे, मर्टन भी इजी था, फिर क्या दिक्कत थी मर्टन में? खैर वो डिस्कशन करेंगे हम लास्ट में, अभी ये समझो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सोसाइटी इज सुप्रीम और सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर रही है इंडिविजुअल के बिहेवियर को। क्लियर यहां तक? इन्होंने कई सारी, इनकी जो थ्योरी अपने सिलेबस में वो दे रखी है, वो एक ही दे रखी है, सेल्फ एंड आइडेंटिटी वाली एक ही थ्योरी दी हुई है। दैट थ्योरी इज सेल्फ एंड आइडेंटिटी, एक ही थ्योरी है अपने सिलेबस में जो इन्होंने दे रखी है, सेल्फ एंड आइडेंटिटी। इसके अलावा अपन क्या देखेंगे, इनकी एक थ्योरी है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये भी देखेंगे, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। इनकी फेमस बुक थी, बुक का नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, 1934। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, 1934। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम आप बोल रहे हो इनका टाइम पीरियड तो 1931 है, फिर इनकी बुक ये 1934, इनकी डेथ के बाद इनके स्टूडेंट ने पब्लिश की थी। क्लियर? सो कंफ्यूज मत होना, कई बार होता है कि 1931 हमने पीरियड याद करके रखा है तो हम बुक का जब ईयर भूल जाते हैं तो हम सेम लिख देते हैं, नहीं, 1934 इनकी डेथ के बाद पब्लिकेशन, ठीक है? यहां तक क्लियर? इन्होंने, इनकी जो मेन थ्योरी है सेल्फ एंड आइडेंटिटी है, उसी के अंदर बेस जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, एक अलग से थ्योरी भी है, थ्योरी मतलब एक अलग से कॉन्सेप्ट भी है, तो उसी बेसिस पे इन्होंने सेल्फ एंड आइडेंटिटी की बात की है। ये इन्होंने बुक का नाम, यहाँ बुक का ही नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, कि माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये बोलते हैं कि जो इंसान का माइंड है वो कुछ नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। जो दिमाग है वो कुछ भी नहीं है, क्या है उनका जो माइंड, वो इट इज अ कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, सिर्फ न्यूरॉन्स का कलेक्शन है और कुछ भी नहीं है। तो फिर बिहेवियर क्या है?
बिहेवियर एक एक्ट है, एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर उस माइंड के थ्रू होता है, और माइंड क्या है, एक आपका न्यूरॉन्स का कलेक्शन है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब समझो क्या है ये कहते हैं कि ये जो सेल्फ है, समझो आराम से अच्छे से, कि ये जो सेल्फ है, सेल्फ एकदम से जनरेट नहीं होता। सेल्फ इज अ मिक्सचर ऑफ आई एंड मी। सेल्फ इज अ मिक्सचर ऑफ आई एंड मी। दिस आई इज अ अनसोशलाइज्ड। ये जो आई है ये क्या है, अनसोशलाइज्ड। मतलब जब तक कोई अनसोशलाइज्ड कौन हो गया, किसी बच्चे को आप कमरे में बंद कर दो, या जो बच्चा बॉर्न होता है, वो बॉर्न हुआ बच्चा सोशलाइज नहीं है, तो वो है आपका अनसोशलाइज्ड। ये जो आई है वो क्या है, अनसोशलाइज्ड। ये जो मी है वो मी क्या है, मी आपका ग्रेजुअली सोशलाइज्ड है। I is unsocialized and me is gradually socialized। ठीक है, जब I unsocialized है, इसके पीछे जब ये आई अनसोशलाइज्ड है, अनसोशलाइज्ड आई, इसके पीछे 3 बेसिक स्टेजेस है। द फर्स्ट स्टेज इज द प्ले स्टेज, देन फर्स्ट इज इमिटेशन स्टेज, सेकंड इज प्ले स्टेज एंड थर्ड इज गेम स्टेज। इमिटेशन स्टेज, इमिटेशन स्टेज 1 ईयर ऑफ एज। हम अभी आई का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि 3 बेसिक स्टेजेस हैं, या आई का भी नहीं, जनरल कॉन्सेप्ट समझो आप इसको पहले। 3 बेसिक स्टेज हैं। फर्स्ट इज इमिटेशन, सेकंड इज प्ले स्टेज एंड द थर्ड इज गेम स्टेज। अब एक एग्जांपल लेती हूँ बच्चे का। बच्चा बॉर्न हुआ, जब बच्चा बॉर्न हुआ और बच्चा जब 1 ईयर का होता है, तो बच्चा कैसे एक्ट करता है, इमिटेशन स्टेज। कैसे एक्ट करता है बच्चा, रो के, बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा रो रहा है, आप हंस रहे हो तो बच्चा हंस रहा है। मतलब जैसे जैसे आप एक्ट कर रहे हो वैसे वैसे बच्चा एक्ट करता है। दैट इज कंसीडर एज इमिटेशन स्टेज। दैट मीन्स इस स्टेज पे बच्चा क्या होता है, आई होता है। उसको कुछ पता ही नहीं है सोसाइटी क्या होती है, कुछ नहीं पता ना, तो इस स्टेज पे बच्चा आई होता है। ठीक है, देन थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, प्ले स्टेज। ये हो गई 2 इयर्स, 2 या 3 इयर्स एज, राइट। 2 और 3 इयर्स की एज पे और 4 इयर्स की एज पे बच्चा क्या करना स्टार्ट कर देता है, द प्ले स्टेज। क्या करता है बच्चा, बोलना, चलना, एक्ट करना, गेम खेलना स्टार्ट कर देता है, फादर मदर के रोल करना स्टार्ट कर देता है, बोलते हैं ना गुड्डा गुड्डी के खेल खेलना स्टार्ट कर देता है। दैट इज योर प्ले स्टेज। यस, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बच्चे ने प्ले करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर बच्चा एक रोल प्ले कर रहा है, हस्बैंड वाइफ जो गेम खेल रहा है, गुड्डा गुड्डी के, पुलिस चोर, इन सब के प्ले करना स्टार्ट कर दिया है बच्चे ने। यस, तो जब यहां से बच्चा यहां मूव करेगा, इमिटेशन स्टेज से गेम स्टेज, सॉरी प्ले स्टेज पे आएगा, तो बच्चे में आई जो है धीरे 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 आई हट रहा है और मी आ रहा है। यस और नो, यहां पर मी आ गया। यस, आई क्या हो गया, जब बच्चे को सेल्फ, मतलब बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, बच्चा हंस रहा है, मैं हंस रहा हूं, हर चीज में मैं चल रहा है उसका आई। ठीक है, थोड़ा बड़ा हुआ तो वो आई किस में कन्वर्ट हो गया, मी में कन्वर्ट हो गया। कैसे मी में, अब बच्चा अपने पेरेंट्स को समझने लगा, इंटरेक्शन करने लगा, तो अब बच्चे को आइडिया होने लगा, अच्छा हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा, अब बच्चे मम्मी पापा का रोल कर रहे हैं, है ना, होता था ना बचपन में गुड्डा गुड़िया खेल खेलने वाला, तो मी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब गेम स्टेज। गेम स्टेज इज द फाइनल स्टेज। अब यहां पर जब बच्चा बड़ा होता है,
बच्चा किसके उसमें कांटेक्ट में आता है? सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है। और जब बच्चा सोसाइटी के कांटेक्ट में आता है तो हाउ टू लिव इन द सोसाइटी, हाउ टू एक्ट इन द सोसाइटी, ये सब हाउ टू सर्वाइव इन द सोसाइटी, ये सब करना सोसाइटी के कांटेक्ट में आके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। यस, 3 स्टेज, imitation stage, play stage, game stage. That means can we say I plus me is equals to gradually it become self. यही तो होता है। स्टार्टिंग में बच्चा क्या कर रहा होता है? आई, बच्चे को कुछ नहीं पता है, देयर सोसाइटी की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अपने में मस्त है, राइट? फिर धीरे उसको समझ में आता है कि दीज आर माई पेरेंट्स, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, दे हैव टू टेक केयर ऑफ मी, ये सब। तो बच्चा आई से किस में कन्वर्ट हो गया? मी में कन्वर्ट हो गया। फिर बच्चा और बड़ा होता है, सोसाइटी में और इंटरेक्शन होता है, और उन सब इंटरेक्शन होने के बाद बच्चे को समझ आता है कि आई तो खत्म ही हो गया, मी भी खत्म हो गया, अब बच्चे में क्या क्रिएट हो गया? सेल्फ क्रिएट हो गया, राइट? तो ये क्या क्रिएट हो गया? सेल्फ। तो इन शॉर्ट कैन बी से दैट आई gradually that with time unsocialized I has been changed or transformed into me, yes, and with the interaction with the interaction in the community or the society, this me has been changed into self. Clear? ठीक, यहां तक clear? There are 2 things on the basis of that these things happen. The first is synthesized others and generalized others. Synthesized others and generalized others. Significant, sorry. सिग्निफिकेंट अदर्स। जब बच्चा मी होता है तो मी टाइम पे बच्चा क्या सोचता है? मी टाइम पे बच्चा क्या सोचता है? थॉट प्रोसेस बच्चे का क्या रहता है? पेरेंट्स एंड ऑल। तो बच्चे को जब आप प्यार दोगे मी पे तो वो टेक केयर भी करेगा, राइट? पेरेंट्स बच्चे को प्यार दे रहे हैं, बच्चा पेरेंट्स को प्यार दे रहा है, तो इट्स अ म्यूचुअल रिलेशन। और म्यूचुअल के साथ साथ सिग्निफिकेंट अदर्स, दैट मीन्स कि मेरे लिए कौन इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो यहाँ ये जेस्चर किससे आ रहा है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। किससे आ रहा है ये जेस्चर? मी से। मतलब अगर आप टेक केयर कर रहे हो दैट मीन्स यहाँ पे आ गए अदर्स आर इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कौन? जब आप माँ बाप बच्चे की केयर करते हैं, बच्चा उनको प्यार देता है। और जो माँ बाप बच्चे की केयर नहीं कर रहे हैं, उनको प्यार नहीं दे रहे, क्या बच्चे का रिस्पॉन्स उनके लिए कैसा रहता है? कि ठीक है, माँ बाप है, बर्थ दिया है, बाकी क्या कर दिया है मेरे लिए, है ना? तो वो एटीट्यूड रहता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट अदर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट 2 थिंग्स, वैल्यू एंड एक्सपर्टीज। वैल्यू किसको मिल रही है? वैल्यू किसको मिल रही है? जो वैल्यू उसको मिल रही है जो आपको केयर कर रहा है, लव कर रहा है, सब चीजें प्रोवाइड कर रहा है एट द एज। अगर कोई रिलेशन है, क्या कोई भी रिलेशन बिना किसी बिहेवियर के, बिना किसी इमोशन कनेक्शन के चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली होने लगती है। अगर आपका ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, अगर ब्रदर केयर कर रहा है सिस्टर की और सिस्टर केयर कर रही है ब्रदर की, तो दोनों में म्यूचुअल क्या रहेगी? वैल्यू रहेगी। यस, तो ये तो हो गया एक इंडिविजुअल। उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं हम उनको जानते नहीं है, मिले नहीं है या जो भी है, तब भी हम उनके लिए हमारी वैल्यू है, हम उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि बात है एक्सपर्टीज। मैं हूं, आप लोग, मेरे से कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप मेरे को थोड़े वैल्यू, थोड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? बिकॉज आई एम द एक्सपर्ट ऑफ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको मेरे से एडवांटेज है। यस, अनदर एपीजे कलाम,
उनकी बात को हम मानते हैं अ सिंगल आइडेंटिटी, लेकिन बहुत सारे लोग उनसे इन्फ्लुएंस है, उनके विचारधारा को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं। यस, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरे फैक्टर जो हमसे फिजिकली एंड इमोशनली कनेक्ट हैं, उन वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये किस बेसिस पे हो गया? सिग्निफिकेंट अदर्स, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पे मी चल रहा है ना, तो मी के बेसिस पे यहाँ पे ये काम हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर? नहीं, क्या लिख लिया? ओके, यहां तक क्लियर। सिग्निफिकेंट अदर्स, जब सिग्निफिकेंट अदर की बात करी, ठीक है, अब बात करते हैं जनरलाइज्ड अदर्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं? जनरलाइज्ड। ये तो सिग्निफिकेंट मी को बना रहे हैं। इस मी में ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है सिग्निफिकेंट अदर्स में। जो आज इंपॉर्टेंट है, नॉट नेसेसरी कि कल भी इंपॉर्टेंट हो। जनरलाइज, सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें होती हैं, तब ये सेल्फ का क्रिएशन हो रहा है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें होती हैं। आज आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बिकॉज कि आईएएस इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब। यस, क्लर्क की तो कर सकते थे। यस, तो क्यों? क्योंकि जनरलाइज कि जो ग्रेजुअली जो मी था, वो मी किस में कन्वर्ट हो गया? सोसाइटी। मी किस में कन्वर्ट होता जा रहा है? सेल्फ में। और सेल्फ किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? कम्युनिटी से, सोसाइटी से। तो सिग्निफिकेंट अदर्स और जनरलाइज अदर्स आर द इंपॉर्टेंट वे जो डिसाइड करते हैं दैट हाउ अ पर्सन और इंडिविजुअल लिविंग इन द सोसाइटी। तो उसका माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। यही है आपका, जिसमें हमने बात की थी माइंड, जो हम इसमें पढ़े थे ना कि ये माइंड में बायोलॉजिकल उसको भी लेते हैं, बिहेवियर को। तो कैसे लेते हैं? ये इसी तरीके की बात करते हैं कि जब से आई और मी, आई के साथ साथ जब मी ट्रांसफर हो रहा है, मी के साथ साथ धीरे धीरे मी सेल्फ में ट्रांसफर हो रहा है। और जब आप एक सेल्फ बन जाते हो तो आपकी क्या बन जाती है? आइडेंटिटी बन गई। अभी आप सेल्फ हो, अभी सेल्फ हो, अभी आपकी आइडेंटिटी क्या है? एज अ स्टूडेंट है। क्या एक सेल्फ की आइडेंटिटी कांस्टेंट है? नहीं है। विथ टाइम ग्रेजुअली द सेल्फ आइडेंटिटी विल आल्सो बिकम चेंज। यस, क्या होगी सेल्फ? आप धीरे धीरे हो सकता है ब्यूरोक्रेट्स बन जाओ, हो सकता है पॉलिटिशियन बन जाओ, तो वो आइडेंटिटी भी आपकी किसमें, और वो किससे इंपैक्ट हो रही है? सोसाइटी से। कैसे? आप ब्यूरोक्रेट्स बन गए, ब्यूरोक्रेट्स बनने के बाद आपको लगा कि सोसाइटी में पावर ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं है, पॉलिटिशियंस पे है, राइट? तो धीरे धीरे आपने देखा होगा जो ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हो रहे हैं या छोड़ छोड़ के ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने उनको इन्फ्लुएंस किया कि ब्यूरोक्रेसी में एक्चुअल पावर नहीं है, एक्चुअल पावर किसमें है? पॉलिटिक्स में है। तो वो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को, सेल्फ से आइडेंटिटी आई और आइडेंटिटी से फिर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली, राइट? तो आइडेंटिटी क्या है? एक कांस्टेंट नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ये भी क्या है आपकी? डायनेमिक है। क्लियर? तो जो मीड कहते हैं, वो मीड बेसिकली बस इतनी सी बात कहते हैं कि जो एक हमारा सिर्फ हमारा जो इंडिविजुअल है वो कुछ नहीं है, माइंड कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली हमारा जो बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है? सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है? देन ये कहते हैं कि बचपन हमारी डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें इमिटेशन स्टेज, प्ले स्टेज और गेम स्टेज। प्ले स्टेज में क्या है? आप इमिटेशन स्टेज में क्या रहता है? बच्चा आई में होता है, देन इसमें प्ले स्टेज में किसमें चला जाता है? मी में आ जाता है। और फाइनल स्टेज द गेम स्टेज, जिसमें किसमें चेंज हो जाती है सिचुएशन? सेल्फ में कन्वर्ट हो जाती है। तो आई प्लस मी लीड्स टू सेल्फ। क्लियर? नाउ आई क्या कर रहा है? अनसोशलाइज्ड है। आई क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। जब आई एक्ट करता है तो मी क्या कर रहा है? उसको इवेल्युएट कर रहा है। जैसे मैं आई हूं, मैंने तो क्या करना था? मैं आई हूं तो मैं सपोज तो मैं आई हूं, मैंने क्या किया? मैंने जस्ट एक्ट कर दिया। सही गलत नहीं पता, क्योंकि मैं इंडिविजुअल में रह रहा हूं, तो मैंने सिर्फ एक्ट किया। सपोज फ्यूनरल है, फ्यूनरल पे आई हंस गया, ठीक है, इट्स अ रॉन्ग थिंग, हंस गया। मी तो मैंने तो एक्ट किया,
अब जो मेरा थोड़ा सा मैच्योरपन है मी, वो क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है कि ये सही था या गलत था, राइट। अब जब ये मी है, और अगर आप और मैच्योर हो गए, तो आपने देखा होगा ना, घर में किसी की, घर में या रिलेटिव में या नोन में किसी की डेथ हो जाए तो जो बच्चे होते हैं वो अपने खेलने में बिजी होते हैं, उनको नहीं पता कि घर में कैसा माहौल है और हमें कैसे एक्ट करना है। वही तो डिफरेंस है आई और मी में, आई और मी में वही तो डिफरेंस है। घर में जो बच्चा होता है उसे नहीं पता होता कि आपको किस तरीके से एक्ट करना है, राइट। क्लियर हुआ? That means can we say that it is impossible to imagine a self without society or without, yes, without society. It is, हाँ, नहीं 2 to 3 नहीं लिखा मैंने, 2-3 years से, हाँ 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 हाँ, नहीं ठीक, खेलते रहते हैं, मैंने बाल माना तो 2-3 साल से थोड़ा सा और आगे, मैंने कहा 2 से 3 नहीं बोला, मैंने कहा 2-3 ईयर से मी स्टार्ट हो गया, 2-3 ईयर से मी स्टार्ट हो गया, तुझे आगे और भी तो जाएगा। गलत समझ गए आप, है ना, तो उसकी बात की है मैंने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आई क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और जब आई एक्ट कर रहा है तो मी उस चीज को इवेल्युएट कर रहा है। आई क्या है, अनसोशलाइज्ड है, लेकिन मी क्या है, ग्रेजुअली सोशलाइज्ड है, 100% नहीं है। एज कंपेयर टू अनसोशलाइज, आई क्या है, ग्रेजुअली सोशलाइज, सॉरी मी क्या है, ग्रेजुअली सोशलाइज्ड। चीजें ऐसे ही तो चेंज होती हैं, क्लियर। एक एक बात करते हैं आपकी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, जस्ट समझना इसको, नॉन ड्युअलिस्टिक। नॉन ड्युअलिस्टिक, ये क्या कह रहे थे जीएच मीड, कि आप क्या करो, जो अप्रोच यूज कर रहे हो ना, आप नॉन ड्युअलिस्टिक अप्रोच यूज करो। दैट मीन्स कंबाइन करने की बात कर रहे थे हर चीज। आप मैक्रो पढ़ते हो या आप माइक्रो पढ़ते हो? नहीं, इन्होंने माइक्रो प्लस मैक्रो, क्योंकि ये भी फंक्शनलिस्ट की बात, फंक्शनलिस्ट थे सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये भी माइक्रो प्लस मैक्रो को कंबाइन करके करो, नॉन ड्युअलिस्टिक अप्रोच। माइक्रो और मैक्रो को कंबाइन करो, ठीक है। देन ये बोल रहे थे यू शुड स्टडी विथ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, इनको भी कंबाइन करके स्टडी करो, राइट। देन ये बात कर रहे थे, इसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, कुछ सब्जेक्टिविटी। ये बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी को कंबाइन करके स्टडी करने की। That is their non-dualistic approach. That means combine the approach of micro plus macro, body plus mind, and objectivity as well as subjectivity. Only then you can study the proper way of the society. तभी कर पाओगे आप, है ना। अब इसमें क्या आ गया, जब अपन क्योंकि जब अपन सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं तो देयर इज इन द सोसाइटी देयर इज नो 100% ऑब्जेक्टिविटी, subjectivity is there, and without subjectivity, objectivity will not give you a clear reality of the society. Yes, so ये क्या कह रहे थे कि आप कंबाइन करके स्टडी करो, you should study the society through non-dualistic combine approach के साथ, clear? So यहां पे क्या हुआ, socialized हुआ, सोशलाइज्ड हुआ, आई था अनसोशलाइज्ड। अनसोशलाइज्ड जो आई था, सोसाइटी में उसने इंटरेक्शन किया
और वो किस में कन्वर्ट हुआ, सोशलाइज्ड मी में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन अगेन किसमें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस मी किसमें चेंज हुआ, सेल्फ में चेंज हुआ। बार बार ये हर चीज में इसी की बात करते हैं। सिंपल सा कहते हैं कि अनसोशलाइज्ड आई था, वो ग्रेजुअली विथ टाइम मी में चेंज हुआ, और ग्रेजुअली विथ टाइम वो किस में चेंज हो गया, सेल्फ में चेंज हो गया। दैट इज इट। सिर्फ इतनी सी एक ही थ्योरी थी जीएच मीड की। क्लियर हुआ? मिडिल रेंज थ्योरी दी थी यस स्टारकट पार्सन में। तो ये जो थे जीएच मीड, अगर पार्सन स्टूडेंट, सॉरी मिडिल रेंज मर्टन की थी, हाँ सॉरी, सोशल रियलिटी उन्होंने कहा था कि, लेकिन ये सोशल रियलिटी में भी बात करते थे कि 100% रियलिटी नहीं होगी, टारगेट पार्सन कहते थे। ये भी बोल रहे हैं, लेकिन वो किस पे बात कर रहे थे, माइक्रो प्लस मैक्रो पे कर रहे थे, लेकिन वो साथ ही साथ ये नहीं कह रहे थे कि सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी को कंबाइन करो। वो उन्होंने माइंड और सेल्फ की तो बात ही, माइंड और बॉडी की तो बात ही नहीं की थी। ये इन कॉन्सेप्ट 19-20 डिफरेंस है, मतलब सेम ही है, लेकिन एक्चुअल थिंग इनकी क्या है, ये माइक्रो प्लस मैक्रो की बात कर रहे हैं। ये हर चीज में किसको, माइंड को और बॉडी को, दोनों को साथ लेके पढ़ने की बात करते हैं, स्टडी करने की। और प्लस इसके साथ साथ ये क्या करते हैं कि सोसाइटी का ऑब्जेक्टिविटी प्लस सब्जेक्टिविटी दोनों को कंबाइन करके स्टडी करो, तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू सोसाइटी। उसकी बात करते हैं। क्लियर? Then symbolic interactionism. सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बेसिकली ये जीएच मीड ने नहीं दिया था, बट बहुत सारे स्कॉलर्स सोशियोलॉजिस्ट ऐसे थे, उन्होंने इस टर्म को रिलेट कर दिया कि ये मतलब हाँ, जीएच मीड को बोला कि इनकी जो अप्रोच है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, तो इसलिए ये फेमस हुआ। और ये और उन्हीं स्कॉलर्स ने, उन बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये माना कि ये जो फादर है, फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कौन है, जीएच मीड है। क्योंकि इनकी थ्योरी जो बात चल रही थी वो कैसी चल रही थी, सिंबल यूज कर रहे थे, लैंग्वेज यूज कर रहे थे, जेस्चर यूज कर रहे थे, बॉडी यूज कर रहे थे, माइंड यूज कर रहे थे। इसके साथ साथ ये सब इन्फ्लुएंस किससे हो रहा था, सोसाइटी से हो रहा था। दैट मीन्स इंटरेक्शन हो रहा था सोसाइटी से, उससे चेंज हो रहा था। तो बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने इनको बोला कि इनकी थ्योरी सोशल इंटरेक्शनिज्म है, और ही इज द फादर ऑफ सोशल सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। क्लियर? ठीक। नाउ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, सोसाइटी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये थ्योरी बेसिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन पे ही इंपैक्ट करती है, ह्यूमन को ही इसमें स्टडी कर सकते हैं। क्यों? एनिमल का कोई सिंबल इंटरेक्शनिज्म होता है? पूरा छोड़ो, सिंबल की बात करो, सिंबल्स। क्या एनिमल्स सिंबल समझते हैं? नहीं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो। ट्रैफिक लाइट पे आप जा रहे हो, राइट रेड हो गई, आप सब रुक जाते हो, इट इज अ सिंबल। सिंबल ही तो है। क्या एनिमल रुकते हैं? नहीं रुकते, राइट? तो और ये सिंबल क्या है? जनरलाइज्ड है। यहाँ पे सिंबल है कि नहीं है? सभी रुकते हैं, ग्रीन होने लगती है, सब चलने लगते हो। यस?
अगर ये सिंबल ना हो, सोचो और एग्जांपल देती हूँ, सिंबल्स, अगर ये सिंबल्स ना हो तो क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा? थिंक अबाउट इट। अगर ये सिंबल्स ना हो तो क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। कैसे? लेट मी टेल यू। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में सिंबल्स अलग होते हैं एक दूसरे को लव और केयर दिखाने का। यही सिंबल्स आपके पेरेंट्स और चिल्ड्रन में सिंबल्स दिखाना, लव और केयर दिखाने के सिंबल्स अलग होते हैं। द वे हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट ईच अदर, क्या पेरेंट्स और चिल्ड्रन एक दूसरे को वैसे ही उन्हीं सिंबल से ट्रीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर सिंबल ना हो तो प्यार कर, मतलब सिंबल ना हो तो उनको जेस्चर अपना कैसे शो करेंगे? यस, आप डॉगी के साथ हो, एक आप डॉगी को बोल रहे हो आई लव यू, दूसरा आप अपने फादर को बोल रहे हो, तीसरा आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे हो। तीनों में बोल तो आई लव यू ही रहे हो, बट अगर सिंबल्स मतलब बोलने के तरीके में डिफरेंस नहीं होगा तो क्या डॉगी को समझ आएगा? नहीं आएगा। क्या फादर को जिस तरीके से बोलते हो उसी तरीके से अपने पार्टनर्स को बोलते हो? नहीं बोलते ना। दैट मीन्स डेफिनेटली सिंबल जेस्चर्स इट्स मैटर अलॉट। यस, एनिमल क्या करता है? वो क्यों एनिमल है? क्योंकि वो ये सब चीज समझते ही नहीं है। क्या उनके एनिमल के रिलेशनशिप में है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बहन है, ये भाई है, ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है? नहीं, उनमें तो हर चीज एक जैसी है, हर रिलेशन में उनके में सब कुछ चलता है। क्यों? क्योंकि वो एनिमल है, उनके अंदर ये इंटरेक्शन वाला, ये इंटरेक्शन तो है बट सिंबल जेस्चर नहीं है। आज आप छोटे बच्चे को गोदी में उठा के जब प्यार करते हो तो उसका तरीका अलग होता है। आज आप बच्चे को थप्पड़ मारते हो तो कैसे मारोगे? हल्के से। यही थप्पड़ आप गुस्से में बड़े बच्चे को मारोगे तो कैसे मारोगे? तेज मारोगे। तो डिफरेंस हुआ, राइट? दैट मीन्स ये सिंबल्स हैं जो आपको बता रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। यस और नो? सिमिलरली, क्लियर? सिंबल्स, और इन्हीं सिंबल्स के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो? सोसाइटी में इंटरेक्शन कर रहे हो। उसी को बोला गया है द प्रिंसिपल ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। दैट मीन्स इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ symbols considered as symbolic interactionism. अब बात करूं लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज जो आप अपने घर पे बात करते हो जिस टोन में, क्या उसी टोन में अपने ऑफिस में बात करते हो? क्या उसी जिस लिहाजे से अपने फ्रेंड से बात करते हो, क्या उसी टोन और उसी लैंग्वेज में अपने पेरेंट्स से बात करते हो? और जिस टोन में अपने ब्रदर सिस्टर से बात करते हो, क्या उसी टोन में उसी लैंग्वेज में अपने पेरेंट्स से बात करते हो? नहीं। तो ये भी एक तरीके का सिंबल है। यस और नो? हमारा वे ऑफ टॉकिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट व्हेन वी विल इंटरेक्ट विद डिफरेंट पीपल। आज आप यहाँ बैठे हो, कल आप बाहर सोसाइटी में या किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, वहां बैठने का तरीका अलग हो जाएगा आपका। घर पे डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हो, अलग तरीके से खाते हो, लेकिन जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो बहुत अलग तरीके से खाते हो। यस? तो ये क्या है? सिंबल्स। थिंग्स हैज बीन चेंज्ड और इट वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, प्लेस टू प्लेस, लोकेशन टू लोकेशन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यही तो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, और क्या है? और ये किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है? इन्फ्लुएंस बाय द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी ने रिलेशन बना रखा है कि पेरेंट्स आर इक्विवेलेंट टू गॉड, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट, राइट? एक और एग्जांपल, आपके दो बड़े भाई खड़े हैं, दो छोटे भाई खड़े हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है? क्या आप सबसे, अब आप उनसे मिले, अब आप सबको बोल रहे हो हेलो 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 हेलो, ठीक है? अब जो बड़े भाई हैं, देयर इज योर जेस्चर कि आप क्या करोगे? उनके पैर छुओगे, बड़ों के, राइट? तो वो जेस्चर रिप्रेजेंट कर रहा है दैट दे आर योर एल्डर ब्रदर्स या दे आर योर अंकल। यस?
क्या आप छोटे उनके बच्चे वगैरह के पैर छुओगे? नहीं छुओगे। दैट मीन्स सिंबल्स। तो हमारे बोलने के साथ साथ हमारा बिहेवियर भी एक जेस्चर देता है, उस चीज से क्लियर होता है कि हाँ हमारा जो इंटरेक्शन है उसमें हमारी बॉडी भी है, हमारा माइंड भी है, ये सब चीजें इन्वॉल्व हैं। और बॉडी और माइंड को इन्वॉल्व करके हमें क्या दे रहे हैं सामने वाले को, और खुद को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल बताया फ्यूनरल का एग्जाम्पल मैंने बताया। आप फ्यूनरल पे जा रहे हो और आप क्या कर रहे हो, आई को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आई क्या कर रहा है, हंस रहा है। आई क्या कर रहा है, हंस रहा है। और मी क्या कह रहा है, दिस इज नॉट अ सिचुएशन टू लाफ, ये हंसने वाली सिचुएशन नहीं है। तो मी क्या कर रहा है, सिचुएशन को इवेल्युएट करके आपको, मतलब मी, आई क्या हो गया, बॉडी तो हंसने, माइंड क्या कह रहा है, हंसने की बात कर रहा है, लेकिन बॉडी उसको समझ रही है, देख रही है बॉडी, और देख के समझ के उसको क्या कह रही है माइंड को कि हंसना नहीं है, कंट्रोल करो, दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू लाफ। क्लियर? तो अभी क्लियर हुआ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जहां पर सिंबल्स मतलब बॉडी के साथ साथ माइंड और भी आपका मैटर करता है, दोनों को मिला के जो इमोशंस निकलते हैं, तो इमोशंस के साथ हम जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, दैट इज कंसीडर एज योर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। क्लियर? अनदर एग्जांपल, एक थ्योरी है लेवलिंग थ्योरी। गिवन बाय हॉवर्ड, पूरा नाम क्या है इनका, हॉवर्ड बेकर, DECKER, हॉवर्ड बेकर। हॉवर्ड बेकर ने एक थ्योरी दी, लेवलिंग थ्योरी। देखो लेवलिंग थ्योरी भी कैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शन से रिलेट करती है अप्रोच को। मैंने यहां क्लास में बोला, प्रांशी आप अच्छा पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ो, आप प्रांशी के आंसर्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा है नहीं, मैं जनरल एक एग्जांपल दे रही हूँ कि प्रांशी यू विल बिकम एन IAS, गुड गोइंग। प्रांशी ने, मैंने इसको लेवल कर दिया कि ये लड़की IAS बनेगी। इससे लेवलिंग से क्या हुआ, इसने देखा कि मैम ने मुझे बोला है, तो ये जो जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रही है ये फिर वही करना स्टार्ट करेगी, और उसी वे में, उसी डायरेक्शन में और अच्छे से करना स्टार्ट करेगी। दैट मीन्स मेरा ये बार बार कहना कि प्रांशी बिकम एन IAS, प्रांशी बिकम एन IAS, प्रांशी के माइंड को उस तरीके से वो कर रहा है कि मुझे तो अब IAS बनना ही है। यस, तो मैंने जो लेवल किया वो सही हुआ या गलत वो अलग चीज है, लेकिन मैंने जो लेवल किया वो कहीं ना कहीं लेवल प्रांशी को लेवलिंग करा सकता है। बचपन में अभी अपन किसी को बोलते हैं, बच्चे को, कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, तुम तो ऐसे ही बेकार इंसान बनोगे, तुम चोर बनोगे, राइट? या फिर ये कहो, बचपन में बच्चा पेंसिल चोरी कर लाता है, तो अपन उसको कहते हैं अच्छा अभी से चोरी कर रहे हो, चोर बनोगे बड़े होके। एक बार बोला, दो बार बोला, बार बार ये ऐसे इंसिडेंट हुए, तो आपने उसे बोला चोर बनोगे, बच्चा क्या होता है बड़े होकर, चोर ही बन जाता है। हमने उसे एक लेवल कर दिया। जब हम उसे लेवल कर देते हैं तो बच्चा उसी की तरह क्या करने लगता है, एक्ट करने लगता है, राइट? वो हम जब उसे लेवल कर रहे हैं तब हम एक सिंबल प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको कर रहे हैं ना, यस और नो? तो लेवलिंग थ्योरी क्या कहती है, लेवलिंग थ्योरी सिंपल सी एक बात कहती है कि हमने सामने वाले को लेवल कर दिया, अब वो सामने वाला ग्रेजुअली विथ टाइम बिकम अ लेवल पर्सन, यस और नो? वही बन जाएगा। होता है बचपन में किसी बच्चे को बहुत पीटो तो बच्चा क्या हो जाता है, ढीठ बन जाता है। तो बचपन से ही अपन उसे कहने लगते हैं ना कि तुम बड़े होगे ढीठ बनोगे, कुछ नहीं करोगे, तुम नकारा रहोगे, ढीठ बनोगे, और वो बच्चा धीरे धीरे कोई बचपन से वही सुनता आ रहा है तो वही बन जाता है ना, लेवल हो गया वो चीज। एक केस स्टडीज थी, नाम मुझे याद नहीं, नोट्स में लिखा होगा। वो केस स्टडीज बता रही थी कि एक बच्चा था, उसको एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया, जब वो बच्चे को निकाला गया बंद कमरे से,
तो बच्चे की एज थी 17 ईयर्स, 17 साल का बच्चा था, बट उसका माइंड 5 साल के बच्चे के बराबर था। दैट मीन्स यहां पे बच्चा क्या था, अनसोशलाइज्ड आई तो था, 5 या 3 साल अनसोशलाइज्ड आई था, बट वो अनसोशलाइज्ड आई मेंटल लेवल पे मी, सोशलाइज्ड मी में कन्वर्ट नहीं हो पाया। फिजिकली तो कन्वर्ट हो गया बट मेंटली कन्वर्ट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज मैंने क्या बोला, सोसाइटी में इंटरेक्शन होगा तब बच्चा ग्रो करेगा। यहां बच्चे का मेंटल ग्रोथ हुआ ही नहीं, बच्चा बंद कमरे में बंद था। मतलब बंद कमरे में बंद मतलब कि माँ उसको हमेशा किसी से मिलने ही नहीं देती थी, अपने ही रूम में अपने ही साथ रखती थी, तो बच्चे का सोशलाइजेशन हुआ ही नहीं। यस, एक एग्जाम्पल, मेरे एक रिलेटिव थे, रिलेटिव के फ्रेंड कह सकते हो, उनका बच्चा right now he is 22 years old. What her mother did, बच्चा हुआ, किसी को नहीं मिलने देती थी, और बच्चा उदम मचा रहा है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो पैदल पैदल चढ़ के बेड से गिरने लगता है, तो बच्चे के पैर बांध के और बच्चे के हाथ बांध के बेड से बांध देती थी कि बच्चा बेड से गिरे ना। राइट? ये चीज उनको 5 साल बाद रियलाइज हुई कि हमारा बच्चा बोलना नहीं जानता, हमारा बच्चा कोई, हम जो सिंबल्स बोलते हैं बच्चे को, हंसाने रोने वाले, बच्चा ये नहीं समझता, बच्चा ये वॉशरूम तक जाने की नहीं कह पाता। ठीक है, तब उन्होंने बच्चे को, तब भी रूम में ही, बच्चे ने बाहर का व्यू देखा ही नहीं, तब भी बच्चे को रूम में ही पूरा उसका सोशलाइजेशन कर रहे थे। टीचर आता तो वो भी उनके बेडरूम में ही पढ़ा के जाता, बेडरूम से बाहर नहीं निकलता था। ये सिचुएशन थी। आज वो बच्चा क्या है, He is 22 years old and उस बच्चे का मेंटल ग्रो पता है कैसा है, जस्ट लाइक अ 7 years बच्चे वाला, दैट इज इट, 7 years बच्चे वाला। स्कूल छोड़कर आते, घर नहीं आ पाते, पीछे पीछे वो भी आ जाता, इस तरीके की सिचुएशन। दैट मीन्स उसको सोशलाइजेशन नहीं मिला। और इस चीज से उन्होंने सबक लेके क्या किया, जब दूसरा बेबी हुआ तो उन्होंने उसको फुल मतलब बाहर छोड़ा एंड ऑल। गर्ल है वो, बहुत अच्छी एक्टिव है। दैट मीन सोशलाइजेशन मैटर्स अलॉट। तो और सोशलाइजेशन किससे, इंटरेक्शन, सोसाइटी, कम्युनिटी। ठीक है, दैट मीन्स कि आई क्या है, अनसोशलाइज्ड आई है। अनसोशलाइज्ड आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकम सोशलाइज्ड मी, एंड सोशलाइज्ड मी बिकम सोशलाइज्ड मी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकम सेल्फ विद द कम्युनिटी इंटरेक्शन। यस, यही तो था, यही तो है। क्लियर? देन एक और थ्योरी जो शायद हमने पढ़ी भी है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी क्या होती है? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के खुद को मिरर में देखते हो, खुद को देखते हो मिरर में, या सोसाइटी आपको कैसे देख रही है वैसे आप खुद को मिरर में देखते हो? सोसाइटी आपको कैसे देख रही है वैसे आप मिरर में देखना पसंद करते हो खुद को। आप सुबह तैयार होकर ऑफिस आते हो, I mean, आपका तो कोचिंग है, कोचिंग आते हो, आप कैसे तैयार होते हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल रेडी फॉर देमसेल्फ और हरसेल्फ और रेडी फॉर सोसाइटी, कि सोसाइटी में हम अच्छे लगेंगे या नहीं, ये मैटर करता है। यस और नो? तो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी क्या है कि जब आप खुद को मिरर में देखते हो तो मिरर में आप खुद को किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हो? सोसाइटी पर्सपेक्टिव से। यही है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। आप सोसाइटी पर्सपेक्टिव से, मतलब सोसाइटी आपको कैसे देखना चाहती है। आप सुबह उठते हो, या सुबह नहीं, जनरली आप जब भी अपने आप को मिरर में देखते हो, या मिरर में भी छोड़ो, आप अपने आप को कैसे बनाना चाहते हो? जैसे आपके पेरेंट्स चाहते हैं। यस, आप खुद को बनाना चाहते हो जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं। पेरेंट्स क्या चाहते हैं? जो सोसाइटी चाहती है। सोसाइटी में जो चीज, सोसाइटी चाहने का मतलब हो गया सोसाइटी में किस चीज की वैल्यू ज्यादा है? आईएएस की वैल्यू ज्यादा है या क्लर्क की वैल्यू ज्यादा है? आईएएस की वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए तो आप आईएएस बनना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो, आपके पेरेंट्स चाहते हैं।
पेरेंट्स नहीं चाहते, पेरेंट इन्फ्लुएंस है सोसाइटी से, क्योंकि सोसाइटी ने प्रेस्टीज ज्यादा कर दी है. यस, यस और नो? यस. दैट इज कंसिडर एज लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जिसमें आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो वो इंडिविजुअलिज्म नहीं, इंडिविजुअल में नहीं देख रहे हो आप, एज अ सोसाइटी कैसे परसीव करती है वो चीज आप उसमें देख रहे हो. क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन? क्लियर यहां तक? दिस इज अबाउट द यू कैन से मीड. लेट्स टॉक अबाउट इट्स क्रिटिक्स. There is a scholar Manford. Manford considered that G.H. Mead talk about I, me, self. ये सिर्फ एक बेक कॉन्सेप्ट है. क्यों? क्या इनको लॉजिकली और यू कैन से एम्पिरिकली प्रूफ करना पॉसिबल है? नहीं है. माइंड को क्या प्रूफ करोगे? आई को क्या प्रूफ करोगे? आइडेंटिटी को क्या प्रूफ करोगे? सेल्फ को कैसे प्रूफ करोगे? राइट? तो ये सब ये कह रहे हैं कि ऑल दीज आर द वेक कॉन्सेप्ट. एंड व्हाई वेक कॉन्सेप्ट? बिकॉज लॉजिकली इट इज नॉट टेस्टेबल. क्लियर? देन देयर इज अ स्कॉलर पेट्रल. पेट्रल कहते हैं, पेट्रल इनको क्रिटिसाइज करते हैं बेसिकली ये कहकर कि आप माइंड की बात कर रहे हो, मतलब माइंड की कर रहे हो, सेल्फ की कर रहे हो, आइडेंटिटी की कर रहे हो. दैट मीन्स ये सब चीजें क्या है? कम्युनिटी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है. दैट मीन्स आपके कॉन्शियस को जनरेट कर रही है ना. आप कॉन्शियस की बात कर रहे हो. व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अनकॉन्शियसनेस? जब कॉन्शियस की बात कर रहे हो तो अनकॉन्शियसनेस भी तो होगी. जो चीज आपके माइंड में है, कोई चीज ऐसी भी तो होगी जो माइंड में ना हो, आपके अनकॉन्शियस माइंड में हो. उसकी बात क्यों नहीं करते हो आप? राइट? फिर इसके बाद इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये थ्योरी किस पे, ये थ्योरी बहुत लार्ज स्ट्रक्चर पे अपन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये बात कर रहे हैं किसकी? माइक्रो प्लस मैक्रो को कंबाइन करके तो बात कर रहे हैं. लेकिन क्या पॉसिबल है कि आप हर इंडिविजुअल को सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती हो? क्या हर इंडिविजुअल आई प्लस मी बिकम सेल्फ? सेल्फ सोसाइटी को, सोसाइटी इन्फ्लुएंस करके बन रहा हो सेल्फ? इज इट पॉसिबल? खुद सोचो. जो लोग क्रिमिनल बनते हैं वो अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है उनकी. यहां सेल्फ क्या है? यहां सेल्फ वो है जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन, सोसाइटी प्रेस्टिजेस की बात कर रहा है. यहां पे जो क्रिमिनल्स हैं वो सेल्फ तो बन गए, बट वो सेल्फ कौन से वाले सेल्फ बने हुए हैं? वो सेल्फिश इंडिविजुअलिज्म यहां पर हाई है. यहां पे सोसाइटी के लिए इंडिविजुअल नहीं, यहां पे कलेक्टिविज्म हाई था. लेकिन यहां पे क्या है? इंडिविजुअलिज्म हाई है. राइट? तो जो मीड बोल रहे हैं कि आप हर तरीके से बात कर रहे हो आई मी सेल्फ, आई मी सेल्फ, ये सेल्फ डज नॉट नेसेसरी टॉक अबाउट द इंटीग्रेशन और कोहेजन इन द सोसाइटी. राइट? क्योंकि ये क्रिमिनल भी तो सेल्फ है, और ये सेल्फ क्या सोसाइटी में इंटीग्रेशन लेकर आ रहा है? नहीं आ रहा. क्या ये सेल्फ कोहेजन की बात कर रहा है? क्या ये सेल्फ सोसाइटी के कलेक्टिविज्म के लिए है? सोसाइटी के अपग्रेडेशन के लिए है? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है? नहीं. और क्या सोसाइटी, इससे सोसाइटी इन्फ्लुएंस हो रही है? नहीं. इन द सेंस ये सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं क्या? नहीं. दैट मीन्स दिस इज अ डेविएंट बिहेवियर. तो इन्होंने सेल्फ तो क्रिएट किया, लेकिन ये सेल्फ में आई ज्यादा है, इंडिविजुअलिज्म ज्यादा है यहां पर. क्लियर? तो इस तरीके से इनको क्रिटिसाइज किया जाता है. अभी तक दो ही तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, या तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म 10 नंबर के शॉर्ट नोट्स में, यूनिट 2 में भी है ये चीज, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, और GS1 या फिर 15 नंबर या 10 नंबर में आई मी और सेल्फ की थ्योरी. दैट इज इट.
इसके अलावा किसी भी तरीके का क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछा गया है। या पूछ लिया जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ एंड आइडेंटिटी, दैट इज इट। ठीक है, इसके अलावा किसी भी तरीके का क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है और बनते भी यही क्वेश्चन है और इनकी एक ही थ्योरी दे रखी है, सेल्फ एंड आइडेंटिटी, दैट इज इट। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट GH मीड। नाउ डू यू हैव एनी डाउट विथ रिस्पेक्ट टू इट? You can ask, or else we will start discussion of test paper Karl Marx in detail. I is individualism. Individualism. एक रोपर्स थे, रोपर्स क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये सिर्फ सोशल फैक्टर और सोशल डेटा ही ले रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा नहीं ले रहे हैं। मीड एनालिसिस सी सोशल एक्टिविटीज, नॉट ओनली सोशल एक्टिविटीज ओनली, नॉट हिस्टोरिकल। क्लियर? किसी के पास टेस्ट पेपर है कार्ल मार्क्स का? जो चीज मैं आज बताऊंगी हाउ टू राइट एन आंसर, वो मर्टन में भी वो जनरल सोशियोलॉजिकल आंसर कैसे लिखने हैं उस पे सब पे लागू इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, critically assess the Marxian theory of alienation. See, the question is critically assess the Marxian theory of alienation. Try to understand the question first कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन में बात की जा रही है फर्स्ट तो क्रिटिकली, दैट मीन्स क्रिटिक्स और निगेटिव लिखना है आंसर निगेटिवली लिखना है। सुनो पहले, समझो पहले पूरा, पहले समझो फिर डाउट पूछना। क्रिटिकली एसेस मतलब जो थ्योरी है उसमें क्रिटिक्स की बात की गई है। ठीक है, तो मेन ये हो गया। देन एसेस द मार्क्स की थ्योरी है एलिनेशन, इसको डिटेल में बात की गई है। क्रिटिकली एनालिसिस और एसेस द थ्योरी ऑफ मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एलिनेशन। इंट्रोडक्शन, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, इफ आई हैव टू डिफाइन और इफ आई हैव टू एक्सप्लेन सम नेगेटिव पॉइंट्स और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोहेल, तो क्या मैं डायरेक्ट सोहेल लिख के नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक लिख दूंगी? समझ आएगा? जब तक मैं उसकी क्वालिटी नहीं बताऊंगी या जब तक मैं सोहेल का थोड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी, क्या समझ आएगा कि ये सोहेल के क्रिटिक्स हैं? नहीं ना। तो जब भी निगेटिव आंसर पूछा जा रहा है, क्रिटिकली एनालिसिस मतलब क्रिटिक्स पूछे जा रहे हैं, तो हमेशा जो जिसका कीवर्ड है, या क्रिटिक्स छोड़ो, आप तो एक लाइन में एक सेंटेंस याद रखो, जब क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हर आंसर का सेम ही रखना। सेम मतलब मैं अभी यूनिवर्सल बता रही हूं। आंसर का इंट्रोडक्शन क्या रहेगा? इन इंट्रोडक्शन यू नीड टू डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको डिफाइन करना है। हियर व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन? थ्योरी ऑफ एलिनेशन। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? आपका सिलेबस का टॉपिक क्या है? थ्योरी ऑफ एलिनेशन। तो यहां पर आपको थ्योरी ऑफ एलिनेशन समझानी है, पूरी नहीं समझानी है। क्रिटिकली एसेस है, कितनी समझानी है बताती हूं। यहां पर लिखोगे कार्ल मार्क्स इन हिज बुक। अब कार्ल मार्क्स की एलिनेशन की बुक का नाम जो भी हो आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने बोला था कि हर थिंकर की जितनी थ्योरी है उतनी ही बुक है।
कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल है, यस। और कौन सी है कार्ल मार्क्स की बुक? क्रिटिक्स करके भी है एक, ठीक है। तो 2-3 बुक तो याद रखो यार थिंकर की, 3 बुक है ना कार्ल मार्क्स की, 3 बुक याद करो, रखो कार्ल मार्क्स की, ठीक है। कार्ल मार्क्स इन हिज बुक का नाम टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ एलिनेशन, वेयर एलिनेशन means the feeling of estrangement, that is powerlessness, normlessness, and this should be your introduction with respect to this question. अगर सुन लो मेरी बात, अगर आप इंट्रोडक्शन में बुक्स का नाम और थिंकर का नाम यूज नहीं कर रहे हो, आपका सोशियोलॉजी आंसर नहीं लगेगा। मैं फिर बोल रही हूँ, इट इज जस्ट लाइक अ जनरल आंसर, ठीक है। क्या दिक्कत थी इसमें? सिंपल इंट्रोडक्शन था या नहीं था? क्या हुआ? मैंने जब नहीं उसमें बुक का वो मैंने कार्ल मार्क्स जब पढ़ाया था ना, मैंने बुक के नाम एक साथ दे दिए थे, मुझे याद है पीपीटी में। हाँ, तो इस एक साथ में से कोई नाम यूज करो, देखो कौन सा है। हाँ, दास कैपिटल हो गया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गया, इकोनॉमिक वाला हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर से ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। ये दास कैपिटल ऐड करो, एलिनेशन दास कैपिटल इसकी मेजर बुक थी, इसमें सब थ्योरी है। नहीं कोई नहीं, इसीलिए तो आंसर राइटिंग है ना, समझो। इंट्रोडक्शन क्लियर? हर आंसर में इंट्रोडक्शन ऐसा ही रहेगा, मैक्सिमम आंसर में, जहां चेंज नए इंट्रोडक्शन भी आएंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग पॉइंट है तो अपना बेसिक इंट्रोडक्शन रखो, ज्यादा लोड मत लो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। इज इट क्लियर? इंट्रोडक्शन क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, अब यहाँ पे ये हो गया, एलिनेशन समझा दिया। अब आपने एलिनेशन के बाद टाइप्स ऑफ एलिनेशन में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, फ्रॉम प्रोडक्शन, फ्रॉम कलीग एंड फ्रॉम सेल्फ, ठीक है। वो 4 टाइप्स लिख दो यहाँ पे। अब डिफाइन नहीं करना है इन चारों को, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एक्सप्लेन इन डिटेल नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन की डिमांड तो कुछ और ही है, उस और डिमांड को फुलफिल करना है, बस ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इज इट क्लियर? इसके बाद आओ, however the theory of alienation has been criticized by many sociologists or thinkers, right? अब कम से कम 5 पॉइंट आपको नाम के साथ यहां पे लिखने होंगे। क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने आपको फॉर्मेट समझ में आया अभी क्या लिखना था? दिस शुड बी द फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्रिटिकली एसेस पूछा है तो वही में क्वेश्चन की मेन डिमांड वही है। लोगों ने पूरी थ्योरी समझा दी है 1.5 पेज में, और क्रिटिक्स लिखे नहीं है, और जबकि पहला वर्ड ही क्रिटिकली बोल रहा है। क्रिटिकली का मतलब ही होता है क्रिटिक्स, निगेटिव बताओ क्या कमियां हैं, और कमियां आप थोड़ी बताओगे, हु आर यू टू टेल द कमियां? नहीं ना, तो कौन बताएगा? जो स्कॉलर्स ने थ्योरी लिखी हुई है उसके अगेंस्ट में क्रिटिक्स भी तो आया होगा, बहुत सारे थ्योरी को क्रिटिक्स किया होगा, उनके बारे में लिखो, और उनके बारे में लिखोगे तो उनका नाम लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अब ये थिंकर्स आपके जितने भी कंप्लीट हुए हैं, थिंकर्स की थ्योरी से रिलेटेड बुक और उस थ्योरी के 5 क्रिटिक्स, ये इनके नाम याद कर लो। मैं सिर्फ किन की बात कर रही हूं? सिर्फ जो आपके जो 6 थिंकर है, मैं उनकी बात कर रही हूं। जो 6 थिंकर है, 1 थिंकर नेम। इस चार्ट को ऐसे बनाओ, थिंकर्स नेम, जैसे आपने बात की इमिल डुर्कहाइम। थ्योरी, इमिल डुर्कहाइम की कौन सी थ्योरी है? जस्ट मैं एक ही बताऊंगी। इमिल डुर्कहाइम की थ्योरी कौन सी है? सुसाइड, डिवीजन ऑफ लेबर, रिलीजन एंड सोशल फैक्ट, ठीक है। इनकी बुक, किसी की हो सकता है 2 सेम निकले, 1 निकले, जो भी है, बुक का नाम लिखो। बुक का नाम लिखने के बाद इनके क्रिटिक्स, 5 क्रिटिक्स। क्यों मैं 5 बोल रही हूं? क्वेश्चन पूछ लेगा क्रिटिकली एनालिसिस, तो कम से कम 5 तो लिखने पड़ेंगे। 5 मैं इसलिए कह रही हूं कि 15 नंबर का क्वेश्चन हो तब भी 5 लिखने हैं,
और 10 नंबर का क्वेश्चन हो, सॉरी क्वेश्चन दो ही तरीके के आते हैं, 15 और 20 नंबर, सॉरी 15 और 10 और 15 नंबर, हाँ 10 और 15, जीएस में 10 और 20 नंबर का आता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो 10 20 का नहीं है, मैं रुको पेपर 1 ना 1 to 5 50 नंबर, एंड देन भूल कैसे गई 50 नंबर, फिर आपका आप क्या 15, 10 और 15 नंबर का आता है, और उसमें आता है 10 और 20 नंबर का। 10 और 20 नंबर के क्वेश्चंस इसमें आते हैं ऑप्शनल में, 10 और 20। देखो क्वेश्चन नंबर कितने करने हैं, 5 करने हैं, 1 2 3 4 5, 1 और 5 मैंडेटरी, तो 50 और 50 120, सॉरी ये इसमें से भी एक करना होता है, इसमें से भी एक, और इसमें से 2 मान लो, तो 40 50 60 70 80 और 100 180, ये तो 5 ही हुए। अच्छा एक इसमें 10 नंबर का भी रहेगा, 10 का, हाँ 10 और 20 के ही आते हैं, 10 और 20 के आते हैं ऑप्शनल में, और जीएस में आते हैं 10 और 15 के। क्लियर? तो 10 और 20 के आते हैं ना, तो 10 और 15 के आते हैं ना, तो 5 क्रिटिक्स इनफ है, 5 ही कर लो, वही बड़ी बात है। इनके नेम याद रखना, ये तो क्रिटिक्स तो याद रहते हैं, क्रिटिकल्स के नेम याद नहीं रहते हैं, इनके नेम। और इसके साथ एक चीज और, ये रिवीजन में भी काम आएगा, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स भूल जाते हो, अंदर का याद रहता है, होता है ना। ये चार्ट बना लो विथ रिस्पेक्ट टू 6 थिंकर्स ओनली, मैं ज्यादा की नहीं कह रही हूं, सिर्फ 6 थिंकर्स की बना लो। इज इट क्लियर? उससे क्या होगा, जो आपका जो और अब ये अभी चार्ट याद हो गया ना आपको, इससे आपको इजीनेस क्या होगी कि जब भी सोशल फैक्ट आपको तुरंत याद आएगा। सोशल फैक्ट बात कर रहा है, देखो सोशल फैक्ट क्या बात कर रहा है, फैट की बात करता है। कीवर्ड याद है, फैट, फीलिंग, एक्शन, थिंकिंग, राइट। सोशल फैक्ट तुरंत याद आ जाता है। ये क्या था आपका, सुसाइड, 4 टाइप्स की सुसाइड की बात कर रहा था, डिवीजन ऑफ लेबर बात कर रहा था, रिलीजन में क्या कह रहा था, सोसाइटी है जिसने इंडिविजुअल क्रिएट रिलीजन, यस ये बात कर रहा था, हाँ ये बात कर रहे थे। कीवर्ड कर लो बस, कीवर्ड कर लोगे तो थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग आपको है, आई एम श्योर है, लेकिन जब क्लियर थ्योरी का कीवर्ड नहीं पता होते ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इधर उधर घूमती है। जो पॉइंट याद आता है तब लिख देते हो, ये नहीं सोचते हो कि वो वहां सेट हो रहा है या नहीं। ये चीज आप बहुत कर रहे हो सोहेल। आपकी कॉपी मैंने चेक की थी आज, आपने एरो बना बना के लिखी हुई है, जो चीज पहले लिखी है उसकी आधी बाद में याद आई है, तो नीचे लिखी है वो लाइन। ये चीज पूरे आंसर्स में है आपके में, राइट। तो इस तरीके का एक चार्ट बना लो, और बना के एक बार मुझे दिखा दो, कहीं चेंज होगा तो मैं बता दूंगी, ठीक है। लेकिन बना लो, ये अभी बना लोगे तो इजी ये रहेगा, क्योंकि भले ही देख के बना लो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बना लोगे तो उससे फायदा ये है कि अब बार बार रिवीजन होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 6 थिंकर पूरे पेपर 1 में हमें बार बार ही पढ़ने हैं, हमें बार बार ही पढ़ने हैं, ये इसीलिए कह रही हूं मैं ये चीज। क्लियर? अब पूछो क्या पूछ रहे हो। क्रिटिकली एनालिसिस का मतलब होता है, नहीं सेम कौन कह रहा है, तुमने तो नेगेटिव लिखे ही नहीं है, तुमने सिर्फ थ्योरी समझाई है, मैंने चेक किया तुम्हारा, मैंने कल भी बात की थी तुमसे। नहीं, जीएस में भी अगर सर, मुझे नहीं पता किसने बोला है, क्रिटिकली एनालिसिस का मतलब होता है पूरी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में थ्योरी समझाओ, निगेटिव लिखो, और जीएस में लास्ट में जो कंक्लूजन या लास्ट का एक पैरा है, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। क्यों कह रही हूं, गवर्नमेंट एग्जाम है, यू विल नेवर क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। क्लियर? जीएस में तो गवर्नमेंट के ही सारे, हाँ हिस्ट्री में भी नेवर क्रिटिसाइज, नेवर एवर क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है बैलेंस्ड अप्रोच, का मतलब ही यही है। देखो बैलेंस्ड अप्रोच क्या होता है, मैंने बोला क्रिटिकली एनालाइज क्या था क्वेश्चन आपका, ये नहीं आप बताओ, ठीक है। क्रिटिकल जीएस में कहा था ये, अच्छा ओके, क्रिटिकली एनालिसिस बैटल ऑफ बक्सर, सपोज क्वेश्चन इज दिस,
आप क्या करोगे, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, किन किन के बीच हुई थी, क्या थी, एक जनरल इंट्रोडक्शन, छोटा पैराग्राफ, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के जो फीचर्स होंगे वो 2-1, उसके बाद क्वेश्चन बात कर रहा है क्रिटिकली एनालिसिस, कम से कम 5 उसके नेगेटिव पॉइंट, क्या क्या कमियां रही थी बैटल ऑफ उसमें बक्सर में, ठीक है। उसके बाद जब कंक्लूजन लिखोगे, हिस्ट्री में इतनी बड़ी बैटल हुई है, सोसाइटी में चेंज आया उस बैटल से, तो निगेटिव तो नहीं था सारा, तो कंक्लूजन में 2 लाइन पॉजिटिव लिखनी है। दैट इज योर बैलेंस्ड आंसर जब क्वेश्चन क्रिटिकली एनालिसिस पूछ रहा है। बैलेंस्ड आंसर का मतलब ये नहीं होता कि आप क्रिटिकली